नैना ने अपने मोबाइल कैमरे को सेट किया और मेहंदी की ड्रेस में अपनी तस्वीरें खींचने लगी। बाहर से रिश्तेदारों के गाने और हंसी की आवाजें आ रही थीं। हर तरफ खुशियों का माहौल था। वो कुछ पल के लिए अपने कमरे में सुकून लेने आई थी और दिल ही दिल में अपने होने वाले पति कपिल को तस्वीरें भेजने का सोच रही थी। जैसे ही उसने तस्वीरें खींची, मोबाइल की स्क्रीन पर अचानक एक अनजान नंबर चमकने लगा। उसने हैरानी से स्क्रीन की ओर देखा। हो ना हो ये जरूर कपिल की ही कॉल होगी। चेहरे पर हजारों रंग बिखर गए थे और फिर कुछ संकोच के बाद उसने कॉल रिसीव करके कान से लगाया। नैना ने घबराहट भरी आवाज में कहा, हेलो। तो दूसरी तरफ से गहरी अजनबी आवाज आई थी, मुझे तुमसे मिलना है। जबकि नैना के दिल की धड़कन तेज हो गई। आप कौन हैं? उसने कड़े लहजे में पूछा। ये जरूरी नहीं, आवाज में अजीब तरह की धमकी और जिद भरी हुई थी। बल्कि जरूरी तो ये है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ नैना। नैना के शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। उसने अपने मोबाइल को मजबूती से पकड़ लिया। आपको क्या चाहिए? और आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? वो बुरी तरह डर चुकी थी। वो हमेशा से ही बहुत भोली रही थी और अब भी बड़ी आसानी से बेवकूफ़ बन रही थी। चाहता हूँ कि तुम मुझसे अभी और इसी वक्त मिलो। जादू भरी खूबसूरत आवाज़ जो शायद किसी का भी दिल धड़का सकती थी। और इस वक्त नैना का दिल भी जोरों से धड़क उठा था, लेकिन जज्बात की शिद्दत से नहीं, बल्कि डर की वजह से। मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं आप? आप चाहते क्या हैं मुझसे? और आप हैं कौन? आपको पता है मेरे होने वाले पति एसपी कपिल खुराना है। अगर मैं इसी वक्त उन्हें बता दूं तो तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ कर निकाल लेंगे और इस गलती की बहुत सख्त सजा देंगे, नैना ने दबे गुस्से के साथ कहा, जबकि फोन पर एक क्रूर हंसी की आवाज सुनाई दी थी। तुम्हारा वो एसपी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और नैना रुहासी हो गई थी। उसने जल्दी से फोन बंद कर दिया। पता नहीं कौन था जो उसे परेशान कर रहा था। उसने जल्दी से कदम बाहर कमरे की तरफ बढ़ाए थे कि तभी फोन दोबारा बजने लगा। वही नंबर था। उसने इग्नोर किया, तभी एक मैसेज स्क्रीन पर जगमगाया, मेरा फोन उठाओ वरना अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। उसने डरते डरते कॉल रिसीव किया। अजनबी की आवाज़ और भी ठंडी और ख़तरनाक हो गई थी। मेरे पास तुम्हारी बहुत ही प्यारी प्यारी तस्वीरें हैं। अगर तुम अभी मुझसे ना मिली तो मैं ये तस्वीरें सबको भेज दूंगा, और वो तस्वीरें काफ़ी खूबसूरत हैं। रीना का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये मुमकिन नहीं है। आपको मेरी तस्वीरें कैसे मिली? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ नैना, अजनबी ने कहा। और उसी पल नैना के मोबाइल पर एक तस्वीर का नोटिफिकेशन आया। उसने तस्वीर खोलकर देखी तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो तस्वीर सच में बेहद अनुचित थी। वो किसी अजनबी के बेहद करीब होकर खड़ी थी और वो अजनबी मर्द एक हाथ उसकी कमर में डाले, एक हाथ से उसके बालों को संभाल रहा था। अगर किसी ने देख ली तो शायद कोई अपना ही उसे मार डालता। नैना के हाथ कांपने लगे। ये मेरी तस्वीर नहीं है। ये आपको कैसे मिली? उसने लगभग चीखते हुए पूछा। मेरी सारी बातें मान लो, ये तस्वीर हमेशा मेरे पास सेव रहेंगी। तुम तो मेरे दिल में बसती हो। मेरी जिद के साथ साथ मेरी इज्जत भी बनने वाली हो, और अपनी इज्जत को कोई सरेआम नहीं करता। उसकी आवाज़ में खुमार सा भरा था और नैना को समझ नहीं आ रहा था आखिर ऐसा कौन सा आशिक पैदा हो गया जो उसे आज तक खुद ही पता न था। उसने तो कभी किसी लड़के को कोई उम्मीद नहीं दी थी, कभी किसी की तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया था। उसके चरित्र की कस्में तो पूरा मोहल्ला, पूरा कॉलेज और उसके रिश्तेदार खाते थे। उसने कांपते होठों से पूछा, आखिर तुम चाहते क्या हो? अजनबी ने एक पता भेजते हुए कहा, इस जगह आओ और मुझसे मिलो। अगर तुमने ऐसा न किया तो मैं ये तस्वीरें हर जगह फैला दूंगा। फिर तुम्हारी शादी टूट जाएगी। सारी उम्र के लिए तुम्हारा नाम बदनाम हो जाएगा। हो सकता है तुम्हारे पापा सदमे से दिल का दौरा पड़ने से मर जाएं, तुम्हारी माँ गहरे दुख में डूब जाए, तुम्हारा भाई इज्जत के नाम पर तुम्हारा कत्ल कर दे, और तुम्हारा होने वाला पति एसपी कपिल शादी से पहले अपनी होने वाली पत्नी के करतूत जानकर खुद को ख़त्म कर ले या फिर तुम्हें ही ख़त्म कर दे। वो बहुत ही मक्कारी से बोल रहा था और नैना को लगा कि जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो। मैं वहाँ नहीं आ सकती। उसने पते की ओर देखते हुए घबरा कर कहा, मेरे घर में बहुत से मेहमान मौजूद हैं, कल मेरी बारात है। भगवान के लिए मुझ पर दया कीजिए और ये तस्वीरें डिलीट कर दीजिए। अगर किसी ने देख लिया तो लोग क्या सोचेंगे? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मेरे साथ आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। वो मासूमियत से रोते हुए बोली, ये तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं। अजनबी ने बेरुखी से कहा, अगर तस्वीरें वापस चाहिए तो तुम्हें आना ही पड़ेगा, वरना जो होगा उसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। नैना ने घबराकर कमरे के दरवाजे की ओर देखा। बाहर अब भी गानों की आवाजें आ रही थीं। मैं ऐसा नहीं कर सकती।
तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है नैना। अजनबी ने कॉल कट कर दी। नैना की सांसें तेज हो गईं। वो एक पल के लिए खामोश खड़ी रही। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे लग रहा था ये बाहर के शोर से भी अधिक गूंज रही है। वो सोच में डूबी खड़ी रही कि क्या करे। ये सब उसकी सोचों से परे था। वो जानती थी अगर ये तस्वीरें बाहर आ गईं तो उसकी इज्जत दांव पर लग सकती है। घबराहट में उसने अपने हाथों से चेहरा ढक लिया। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डर और बेबसी की भावना उस पर हावी हो रही थी। उसे कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। नैना के दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर ये अजनबी कौन है और वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। एक पल के लिए उसके मन में आया कि वो कपिल को सब कुछ बता दे। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, वो मेरी बात को जरूर समझ जाएगा। लेकिन वो बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी। ये कोई मामूली बात नहीं थी, क्योंकि तस्वीर इतनी आपत्तिजनक थी कि कोई भी आदमी, खासकर उसका अपना, कोई भी ऐसी बदनामी को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो सोचती रही और समय बीतता चला गया। धीरे धीरे मेहमान भी सोने के लिए चले गए, थक हार कर। रात के 3 बजे उसने उस अजनबी को मैसेज किया कि वो आ रही है। अब उससे और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी और यही डर उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करने वाला था। वह बस थोड़ी सी हिम्मत कर लेती, खुद पर भरोसा रखती कि उसने कुछ गलत नहीं किया था, फिर भला कैसा डरना, और वो कपिल को सब कुछ बता देती तो शायद उसकी ज़िंदगी के साथ साथ कपिल की ज़िंदगी भी बर्बाद होने से बच जाती। लेकिन उसने जल्दबाजी में फैसला लिया और वो उस अजनबी के पास जाने का फैसला कर चुकी थी। उस अजनबी का तुरंत जवाब आया, आ जाओ स्वीटहार्ट, तुम्हारा ही इंतजार है। रात का अंधेरा चारों ओर फैला हुआ था, हर चीज़ खामोशी में डूबी हुई थी। नैना ने धीरे से अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और दबे कदमों से बाहर निकली। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि हर कदम के साथ बढ़ती जा रही थी। उसके कान घर के किसी भी आहट को सुनने के लिए सतर्क थे कि कहीं कोई जाग न जाए। लेकिन सौभाग्य से सब गहरी नींद में थे, क्योंकि शादी के हंगामों से सब लोग थक चुके थे और इस वक्त बेखबर गहरी नींद सो रहे थे। खुद को दिलासा देते हुए वो घर से बाहर निकलकर उस पते की ओर बढ़ी। गलियां सुनसान थीं, बस उसके कदमों की आहट रात की खामोशी को भंग कर रही थी। वो तेजी से चलते हुए उस स्थान पर पहुंच गई जहां उस अजनबी ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। वो एक पुरानी वीरान इमारत थी जिसके सामने एक काला साया सा खड़ा था। वो साया धीरे धीरे हरकत में आया और नैना ने देखा कि एक आदमी जिसने चेहरे पर मास्क और सिर पर कैप पहन रखी थी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। नैना ने घबराकर उसे देखा, लेकिन हिम्मत जुटाकर बोली, देखिए आप जो कोई भी हैं, आपसे हाथ जोड़कर मैं विनती करती हूँ, आप जो कुछ कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, ये मत कीजिए। मेरी तस्वीरें फर्जी हैं जो तुम्हारे पास हैं, प्लीज़ उन्हें डिलीट कर दो। कल मेरी शादी है, प्लीज़ ये सब कुछ ख़त्म कर दो। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम आखिर हो कौन? आदमी ने एक पल के लिए चुप्पी साध ली, फिर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। नैना के दिल की धड़कन और भी तेज हो गई। वो एक कदम पीछे हटी, लेकिन वो उसकी और भी करीब आता गया। तुम ये सोचती हो कि सब कुछ इतनी आसानी से ठीक हो जाएगा? उसकी आवाज़ में एक अजीब सा सुकून था जो नैना को और बेचैन कर रहा था। तुम यहाँ आ तो गई हो नैना, लेकिन अब तुम्हें इसकी कीमत भी चुकानी होगी, और कीमत क्या होगी वो मैं तय करूँगा। नैना ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वो इतना करीब आ चुका था कि उसके पास भागने की कोई गुंजाइश नहीं थी। अचानक उसने अपना हाथ बढ़ाया और नैना के नाक पर क्लोरोफॉर्म में भीगा रुमाल रख दिया। नैना ने डरकर छूटने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर उसकी बाहों में गिर गई। उसने बहुत ही प्यार से उसके नाजुक से वजूद को अपनी बाहों में समेट लिया और उसे उठाए हुए थोड़ा आगे बढ़ा था। एक नज़र उसके चेहरे को गौर से देखता रहा। बड़ी बड़ी पलकों की झालर उसके गालों पर साया कर रही थी। पतली ऊंची सी नाक, खूबसूरत चेहरे की मासूमियत, तराशे हुए गुदाज होंठ, वो बाकी बहुत मासूम और खूबसूरत थी। कपिल, भूल जाओ कि अब ये लड़की तुम्हारी होगी, वो मन ही मन बड़बड़ाया था। धीरे से उसने उसे जमीन पर लिटा दिया था। फिर उसने धीरे से अपने सिर से कैप और चेहरे से मास्क हटा दिया। चांदनी रात में उसका चेहरा साफ दिखाई देने लगा। उसकी काली गहरी और रहस्यमयी आंखें, मानो कोई राज छिपा हो। चेहरे की बनावट तीखी थी। मजबूत कदकाठी, कसरती मसल्स और हल्की दाढ़ी ने उसकी पर्सनालिटी को और भी प्रभावशाली बना दिया था। वो शर्जीत था, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने सामने किसी को भी झुकाने की ताकत रखता था। नैना के चेहरे की तरफ सरजीत ने बहुत ही गौर से देखा, जो डर के बावजूद मासूमियत से भरा हुआ था। अचानक ही उसने बिना सोचे समझे अपनी उंगलियों से उसके नाजुक से होठों को छू लिया था।
होठों से होते हुए उसकी उंगलियां उसके गालों का सफर करने लगीं। चांद की रोशनी में उसका दूधिया सरापा किसी के भी मन को बहका सकता था, लेकिन शर्जीत तो उसे किसी और ही इरादे से लेकर आया था। लड़कियां कभी उसकी कमजोरी नहीं रही थीं। उसकी खूबसूरत मर्दाना पर्सनालिटी पर कई लड़कियां उसके आगे पीछे घूमती थीं, उसकी दीवानी थीं, लेकिन आज तक कभी उसे कोई लड़की पसंद ही नहीं आई थी, सिर्फ एक लड़की के। और उसका ख्याल आते ही सरजीत की आंखें गीली होने लगी थीं। उसने जल्दी से उस लड़की को अपने दिमाग से झटका था, क्योंकि अब उसके सामने नैना थी, उसके दिल का सुकून, उसके मन की शांति, उसके अंदर जलती बदले की आग को शांत करने वाली। उसने वैशाली के अलावा आज तक खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियों को नजर उठाकर नहीं देखा था। फिर भला वो नैना की खूबसूरती के आगे कैसे कमजोर पड़ सकता था। उसे सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद पर काम करना था। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई, जैसे वो अपनी जीत पर खुश हो। नैना, तुम वाकई बहुत मासूम हो। तुम्हारे साथ ये सब कुछ करते हुए मुझे थोड़ा अफसोस भी हो रहा है, लेकिन तुम बहुत कुछ नहीं जानती, उसने धीमी आवाज में कहा, जैसे किसी सोए हुए बच्चे से बात कर रहा हो। लेकिन तुम्हारे जानने का समय भी आएगा, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी। उसने नैना के बेजान वजूद को बहुत ही प्यार से अपनी बाहों में उठाया और इमारत के बाहर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। सरजीत ने उसे पिछली सीट पर लिटाया और अपनी जेब से मोबाइल निकाला। उसकी नज़रें नैना की बेहोशी पर थीं, लेकिन उसके दिमाग में आगे की योजना चल रही थी। ये खेल अभी शुरू हुआ है नैना, सरजीत ने जैसे खुद से कहा, और इसका अंजाम मैं खुद लिखूंगा। दरवाज़ा बंद करते हुए उसने नैना पर एक आखिरी नज़र डाली, जो बेखबर सोई हुई थी। सरजीत ने फिर कैप और मास्क पहन लिया और ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी इमारत से निकाल कर सड़क पर डाल दी, जहां रात की खामोशी अब हर तरफ फैली हुई थी। सुबह का समय था, लेकिन घर में खुशियों की जगह खामोशी और बेचैनी ने ले ली थी। मेहमान आ रहे थे, शादी की तैयारियां पूरे जोर शोर से हो रही थीं। हर तरफ एक गहमा गहमी और हर कोई बिजी था, लेकिन नालिनी जी के चेहरे पर चिंता के साफ संकेत थे। वो बार बार अपने कमरे के दरवाजे की ओर देख रही थी, जहां नैना को होना चाहिए था, मगर कमरा खाली था। डर की वजह से उनका बुरा हाल था। वो अपने तौर पर नैना को हर जगह ढूंढ चुकी थी, लेकिन अब कोई चारा नहीं था बिना संतोष जी को बताए। नालिनी जी ने गहरी सांस ली और अपने पति संतोष जी को एक तरफ बुलाया। नैना कमरे में नहीं है, उन्होंने धीरे से कहा। उनकी आवाज में घबराहट थी। संतोष जी ने हैरानी से उन्हें देखा। क्या मतलब? नैना कमरे में नहीं? क्या बकवास कर रही हो? आज शादी है उसकी, वो कहाँ जा सकती है? मुझे नहीं पता, नालिनी जी ने बेबसी से कहा। मैंने हर जगह देखा, वो कहीं नहीं है। पत्नी के चेहरे की उड़ी हवाइयां देखकर संतोष जी के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें उभर आईं। ये कैसे हो सकता है? शादी का दिन है और दुल्हन गायब। उसी समय उनका बड़ा बेटा अमन उनके पास आया। मम्मी, पापा, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? सब लोग आपको ढूंढ रहे हैं। नालिनी जी ने अमन को इशारा किया कि वो चुप रहे। अमन, इधर आओ मेरे पास, हमें एक समस्या हो गई है। नैना अपने कमरे में नहीं है। उन्होंने बड़ी मुश्किल से ये बात अटकते हुए अमन को बताई थी। अमन के चेहरे पर हैरानी और डर की भावनाएं छा गईं। क्या? वो कहाँ जा सकती है? हमें नहीं पता अमन, वो हमारे मुंह पर कालिख पोत कर कहाँ चली गई, संतोष जी ने कड़े स्वर में कहा। हमें जल्दी उसे ढूंढना होगा, किसी को कुछ ना बताना। हम उसे अपने तौर पर ढूंढने की कोशिश करते हैं। कपिल हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा अगर उसकी जरा भी बदनामी हुई, संतोष जी घबराते हुए बोले। तुम जानते हो वो हमें ऐसे केस में फंसा देगा कि हम कभी निकल नहीं पाएंगे। अमन ने एक पल को सोचा। नैना अपने कमरे में नहीं है, इसका मतलब नैना जानबूझकर शादी से भाग गई है। उसने ये बात अपनी माँ से भी कह दी। नालिनी जी ने तुरंत उसकी बात काट दी। नहीं, ऐसा मत कहो अमन, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। वो तो बहुत खुश थी शादी को लेकर, शादी के एक एक पल को गिन गिन कर गुजार रही थी। हम सब लोग गवाह हैं नैना और कपिल की मोहब्बत के। फिर भला वो अपनी शादी से क्यों भागती? जरूर कुछ बुरा हुआ है, जरूर मेरी बच्ची किसी मुसीबत में है। हमें शांत रहकर उसे खोजना होगा। संतोष जी ने गहरी सांस ली। वो जानते थे कपिल और नैना एक दूसरे से जुनून की हद तक मोहब्बत करते थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिर नैना शादी से गायब कहाँ हो गई। नालिनी, दिमाग पर जोर लगाओ, कोई ऐसा पल, कोई ऐसी बात जो नैना ने तुमसे कही हो, उसके जरिए हमें कोई सुराग मिल सकता है। उसने कुछ कहा था, याद करो नालिनी। नालिनी ने अपने दिमाग पर जोर दिया, लेकिन कोई जवाब न मिला। नहीं, वो पूरी तरह सामान्य थी। ये सब अचानक हुआ है। हमें उसे चुपचाप खोजना होगा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। संतोष जी ने बेचैनी से माथा मसलते हुए कहा था। अगर किसी को कुछ भी पता चला तो हमारी बहुत बदनामी होगी।
अमन ने भी सिर हिलाया। मैं घर के बाहर देखता हूँ, शायद कोई सुराग मिल जाए। आप नैना की सहेलियों को बहाने से फ़ोन करके पता करें। नालिनी जी ने अपने आंसू पोंछे और खुद को संभालने की कोशिश की। मेरी बच्ची को कहीं से ढूंढ कर ले आओ। संतोष जी, वो बहुत मासूम है, जमाने की चालबाजियों से बिल्कुल अनजान। जरूर उसके साथ कुछ गलत हुआ है। वो इस तरह अचानक घर छोड़कर नहीं जा सकती। नालिनी जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उनका दिल किसी अनहोनी के एहसास से कांप उठा था। संतोष जी ने उनका हाथ थाम लिया। हम उसे ढूंढ लेंगे, कुछ नहीं होगा उसे। अगर वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर नहीं भागी तो जल्दी ही हम उसे ढूंढ निकालेंगे, लेकिन हमें शांत रहना होगा। अभी भी एक दूसरे को दिलासा ही दे रहे थे और अमन ने अपने कदम बाहरी दरवाजे की ओर बढ़ाए थे कि तभी अचानक अमन का मोबाइल बज उठा। उसने जेब से फ़ोन निकाला और देखा कि स्क्रीन पर कपिल का नाम चमक रहा था। उसने घबराकर अपने पापा की ओर देखा। वे भी उसकी ओर ध्यान लगाए हुए थे। जिससे ये बात छिपा रहे थे, उसी की कॉल आ गई थी। अमन ने हिम्मत जुटाकर कॉल रिसीव की। जी बोलिए, सब ठीक तो है ना? वो अपनी घबराहट छिपाते हुए बोला, जबकि दूसरी तरफ कपिल की आवाज़ घबराई हुई थी, जैसे वो किसी बड़े सदमे में हो। अमन, अमन, नैना। वो कुछ क्षण रुका, जैसे उसके शब्द उसके गले में अटक गए हों। अमन के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या हुआ कपिल? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सब ठीक तो है ना? कपिल ने गहरी सांस ली, जैसे अपने आंसुओं को कहीं अंदर ही अंदर उतार रहा हो। गले में फंसी आवाज़ निकालने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसकी आवाज़ में छिपा दर्द साफ महसूस हो रहा था। अमन, नैना का एक्सीडेंट हो गया है। वो अब इस दुनिया में नहीं रही। कहते कहते उसकी आवाज़ भर्रा गई थी। वो खुद को रोक नहीं पाया और फूट फूट कर रो पड़ा। जबकि ये सुनते ही अमन का शरीर सुन्न हो गया। जैसे उसने ये खबर सुनी, उसे लगा कि उसके पैरों के तले से जमीन खिसक गई। क्या क्या कह रहे हो कपिल? ये मुमकिन नहीं। संतोष जी, नालिनी जी ने परेशान होते हुए अमन को देखा, जो सदमे की वजह से एकदम निढाल होकर वहीं सोफे पर गिर पड़ा था। क्या हुआ अमन? कपिल क्या कह रहा है? क्या उसे नैना मिल गई? मेरी बच्ची ठीक तो है ना? नालिनी जी ने घबराकर पूछा। अमन ने कांपती आवाज में कहा, कपिल कह रहा है कि नैना का एक्सीडेंट हो गया है और वो मर चुकी है। ये खबर सब पर कहर बनकर टूटी थी। नालिनी जी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो लड़खड़ाकर सोफे पर बैठ गईं। संतोष जी ने दीवार का सहारा लिया। उनकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था। ये कैसे हो सकता है? वो धीमे आवाज में बोले। दूसरी ओर कपिल की कॉल जारी थी। अमन, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। वो मेहंदी का लहंगा पहने हुए थी। चेहरा पहचानना मुश्किल था, लेकिन लहंगे से पता चल गया कि वो नैना ही थी। और उसके हाथ में वही ब्रेसलेट था जो मैंने उसे दिया था। वो एक ऐसा अकेला ब्रेसलेट था जो किसी और के पास नहीं हो सकता, क्योंकि वो ब्रेसलेट स्पेशली मैंने अपने और नैना के नाम से बनवाया था। जबकि अमन तो अब कुछ सुनने की हालत में ही नहीं था। फ़ोन उसके हाथ से सोफे पर गिर चुका था। कितनी ही देर तक कपिल हेलो हेलो करता रहा और आवाज़ न आने पर वो वहीं अपना सर पकड़कर बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वो मंजर घूम रहा था जब उसके मोबाइल पर कॉल आई कि एक कार का भयानक एक्सीडेंट हुआ है, उसे तुरंत वहां पहुंचना होगा। कपिल, जो कि एसपी था, तुरंत वहां पहुंचा। एक क्षतिग्रस्त कार और उसके पास एक निर्जीव वजूद पड़ा था। जैसे ही वो करीब पहुंचा, उसने देखा कि वो लड़की मेहंदी का लहंगा पहने हुए थी। उसका चेहरा बुरी तरह जख्मी था, लेकिन लहंगे से उसकी पहचान साफ थी। फिर भी दिल में एक उम्मीद की किरण थी कि शायद ये नैना ना हो। कपिल ने खुद को संभालते हुए उसकी कलाई थामी थी, जिसमें नैना और कपिल के नाम का ब्रेसलेट जगमगा रहा था। और फिर सब कुछ साफ हो गया। वो नैना ही थी। सब कुछ खत्म हो गया था। अभी तो उनकी जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली थी, और वो शुरुआत होने से पहले ही सब कुछ खत्म हो गया। नैना बीच सफर में छोड़कर चली गई। तुमने तो 7 जन्म निभाने का वादा किया था, एक जन्म भी निभा न कर सकी। कितने ही आंसू थे जो टूटकर उसके गालों पर बह रहे थे, और सामने पड़े नैना के बेजान वजूद को वो पत्थर निगाहों से देखे जा रहा था। घर के अंदर हर कोई इस खबर पर खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। हर कोई अविश्वास और सदमे में था। नालिनी जी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। मेरी बेटी, मेरी नैना, ये कैसे हो सकता है? संतोष जी ने बेबसी से अपना सिर पकड़ लिया। हमने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। रात तक तो वो हमारे साथ ही थी, फिर वो वहाँ कैसे पहुँची? अमन ने कपिल की बातों को मुश्किल से सुना। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। ये सब कैसे हुआ? हमने उसे जाने ही क्यों दिया? उसने खुद से सवाल किया। घर में गहरी खामोशी छा गई, जैसे सबके दिल पर भारी बोझ था। हर आंख नम थी, हर दिल दर्द से भरा हुआ था। नैना की मौत की खबर ने खुशियों भरे समारोह को एक दर्दनाक हादसे में बदल दिया था।
ये गम इतना बड़ा था कि कोई इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। पूरे खानदान में ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी। शादी वाले घर का आंगन मातम में बदल चुका था। हर तरफ खामोशी का साया था, जिसे बस कभी कभार किसी की सिसकी या कराहने की आवाज तोड़ रही थी। नैना का पार्थिव देह को सफेद चादर में लपेटकर आंगन के बीचों बीच रखा गया था। चादर के नीचे से उसका निश्चल शरीर साफ दिखाई दे रहा था, जैसे वो गहरी नींद में हो। उसका चेहरा चादर से ढका